एस पेरेंट्स और विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास सिक्स के लिए इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत वन आवर पास्ट फर्स्ट का प्रथम अध्याय कब, क्या, कहाँ और कैसे मैंने शुरू किया था। अब इसका दूसरा हमारा जो पाठ है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पिछले क्लासेस में देखा था कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं हम लोग, देश के नाम कैसा रखा गया, हमारे देश का नाम कैसे रखा गया, उस समय का लोग जो है यात्रा क्यों करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान में, और लोग कहाँ रहते थे, इन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा किया। आज हम लोग अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानें, इसको हम लोग शुरू करते हैं। अभिलेख के बारे में पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। अतीत के बारे में, अतीत के समय में अभिलेखों का क्या महत्व था, अभिलेख का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते थे। तो पत्थर हो गया और धातु, ऐसे कठोर सतहों पर जो लिखा जाता था उसको हम लोग अभिलेख कहते थे। कभी कभी शासक हो गया या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, पत्थर में या धातु में, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। राजा और रानी सहित जो दूसरे, उनके अलावा जो उसके साथ दूसरे जो स्त्री पुरुष है उसने भी अपने कार्य का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ऐसे भी अभिलेख मिलते हैं। जैसे अगर उदाहरण का बात करें तो प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब क्या आप बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती होगी? चलिए आइए हम लोग इनका जवाब जानने का प्रयास करते हैं कि अगर इसके अतिरिक्त अगर देखें तो अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे, है ना। पुरातत्वविद पत्थर या ईंट से बना जो भी इमारत है, इमारत के जो अवशेष है, उसका जो चित्र है या मूर्ति है, उसका अध्ययन करता था पुरातत्वविद। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। कुछ वस्तु जो है पक्की मिट्टी या कुछ धातु की बनी हो सकती थी, क्योंकि पक्की मिट्टी और जो धातु का बना वस्तु है वो कठोर होता है और जल्दी समाप्त भी नहीं होता है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो जानवर हो गया, चिड़िया हो गया, मछली की हड्डी भी ढूंढते हैं पुरातत्वविद, क्योंकि उन्हें इससे मदद मिलता है कि अतीत में लोग क्या खाता था। और वनस्पति के अवशेष जल्द बहुत मुश्किल से बचता है, जल खत्म हो गया तो जल्दी दिखता नहीं है। अन्न के दाने अगर जल गया, लकड़ी के टुकड़े अगर जल जाता है तो वे जले हुए रूप हमें बचे हुए मिलते हैं। अब हमारे अंदर में ये प्रश्न आता है कि क्या पुरातत्वविदों को कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे?
तो आइए देखते हैं, जैसे पांडुलिपियाँ हो गया, अभिलेख हो गया तथा पुरातत्व से ज्ञात जो जानकारी है, उस जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से प्राप्त ज्ञात जानकारी, ये हमारा स्रोत है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत मिल गया तो अतीत के बारे में हम लोग पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, जानकारी प्राप्त होगा, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर, कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं अतीत एक है या अतीत अनेक है। इस पुस्तक का शीर्षक में आप पढ़े होंगे, हमारे अतीत, उस पर आप ध्यान दीजिए। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाए, ऐसा इस तथ्य को की ओर हमारा ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे उदाहरण के लिए पशुपालक हो गया तथा या कृषक, बोले पशुपालक या कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। जैसा कि हम लोग आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे। जहाँ विजय हुआ उसका लेखा जोखा रखते थे। इसी कारण से हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष था, क्योंकि जो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक वर्ग थे, ये गरीब होते थे। ये समाज के निचले तबके के लोग की श्रेणी में इनको रखा गया था। तो इनके पास सारे संसाधन उपलब्ध नहीं थे जो ये हमारे अपना जो लेखा जोखा है, अपना जो जानकारी है उसको इकट्ठा रख सके फ्यूचर के लिए। अब तिथि का क्या मतलब है, तिथि क्यों दिया जाता है, हम तिथि को क्यों पढ़ते हैं कि ये घटना इस तिथि को हुआ। तो अगर तुमसे तिथि के बारे में कोई पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की जो यह गणना है, ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो इतिहास और तिथियां, इतिहास क्या है और तिथियां का क्या मतलब है,
तो अंग्रेजी में बीसी, उसी को हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। बीसी को ईसा पूर्व। अब बीसी का फुल फॉर्म हुआ बिफोर क्राइस्ट, का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, एडी यानी कि हिंदी में हम लोग एडी, हिंदी में इसको बोलेंगे ईसा ईसवी। तो एडी का फुल फॉर्म हो गया एनो डोमिनी। ये दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा होता है। अब इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो हमने क्या देखा, ईसा पूर्व को हम लोग इंग्लिश में बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहेंगे और ईसवी को हम लोग कॉमन एरा या एडी एनो डोमिनी हम लोग कह सकते हैं। सी मतलब हो गया कॉमन एरा, बी सी का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। तो अब और कुछ हम लोग अन्यत्र जानकारी का पता लगाते हैं। क्या कोई अलग जानकारी है जिसे हम लोग उसका भी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। लिपि और भाषा का प्रयोग हुआ सभी अभिलेख में और कई सौ वर्ष पहले लिखा गया अभिलेख है। सब समय के साथ साथ अभिलेखों में जो प्रयुक्त भाषा है और लिपि है में अभी बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि यह क्या लिखा था? तो देखिए, इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने का एक प्रसिद्ध कहानी हम लोग जानते हैं। उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है ये कहानी। क्या है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। कहाँ? उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र में 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था। उत्तरी तट पर रोसेटा नामक का कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यानी कि यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार में लिखा गया है। यूनानी लिपि और मिस्री लिपि के 2 अलग अलग प्रकारों में लिखा गया है। तो 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में और लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। राजा और रानी का नाम जो है एक छोटा सा फ्रेम में दिखाया गया, उस फ्रेम को ही नाम दिया गया कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। यूनान और मिस्री संकेत दोनों को अगल बगल रखा गया और मिस्री अक्षरों की जो समानार्थक ध्वनि था उसको पहचान किया। यूनानी में जो भी समानार्थक ध्वनि होगा जो मिस्री भाषाओं से मिस्री अक्षरों से मिलता हो उसको पहचान किया गया।
जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। मतलब एल अक्षर के लिए शेर को इंडिकेट किया गया और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र रखा गया, यानी कि चिड़िया के ए से इंडिकेट किया गया, शेर को एल से। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके।